हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 का यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। इसके दो क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं, ये तीसरा क्लास होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार क्लास को देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं। इससे पहले हम लोग बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। उसी के आगे हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रखा हूं, वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मयूर को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि एक दो लोग किसी मैदान का राउंड लगा रहे हैं, या घंटी 3 घंटी है, वो एक इतने समय के अंतराल पर बज रही है, या ट्रैफिक लाइट है जो इतने समय के अंतराल पर जल रहा है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर दिया जाता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो हमको इसमें नंबर दिया है 18 मिनट और 12 मिनट, तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। जितना एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग? 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे ना। तो 12 और 18 का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, 18 का और 12 का। तो 18 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? जो कॉमन है उसको ले लीजिए, 2 है, 3 है, फिर जो बचेगा उसको ले लीजिए, तो कितना आ गए? 36। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे तो 36 मिनट बाद फिर मिलेंगे ना। अतः क्या लिख देंगे आंसर में हम लोग? अतः वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने देर बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद। तो इस तरह से हम लोग जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम सीधे एलसीएम निकालेंगे और उतना टाइम हो जाएगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं करने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 306 और यदि 306 और 1314 का एचसीएफ 18 है, का एचसीएफ 18 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग कैसे। करा है कि 306 और 1314 का एचसीएफ, ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ 18 दिया है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, संख्याओं का गुणनफल। फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का
गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए संख्या क्या क्या इसमें है, तो 306 और 1314 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 18 और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को हम लोग एलसीएम रखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 18 आ जाएगा इसके अपान में, तो 306 इंटू बराबर एलसीएम। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। जब सॉल्व कर देखिए 18 से ये कट जाएगा, तो इसको मैं 18 से काट देता हूँ। 18 बन जाए 80, 18 एकम 18, 12, 18 8 26। अब 18 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 से 72, 7, 18 का 18 7 25, 2 18 53 और 2 56, 5 18 का 18 5 23, तो 23,652 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 18 का 18 12 26, 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 18 वाला नहीं जाएगा ये, 18 एकम 18 और 18 7 से जाएगा ना, 90 60 100 18 7 बन जाएगा ये। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका मल्टीप्लाई करता आएगा 22,338, इतना आ जाएगा एलसीएम। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार, क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन कौन क्वेश्चन है, पहला दिया है 987 बटा में 10,500, दूसरा है 129 बटा में 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 5। ये क्वेश्चन आया है 2019 में और 20 में आया है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। करेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बोला कि बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए ही हमको बताना है कि ये इसका जब दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे शांत के लिए क्या हो चाहिए,
कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए ना। तो चलिए पहले वाला को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला पार्ट हमारा दिया है कि 987 अपान 10,500। मैं 10,500 का फैक्टराइजेशन करूं गुणनखंड, तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 250, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2625, फिर 5 से हो जाएगा, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से हो जाएगा तो 5 एकम 105, ठीक है। फिर 5 से होगा फिर जब 5 से करेंगे इसको आ जाएगा 5 3 15 और 5 2 10 न 21। फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो आएगा 7, और फिर 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखूं 987 अपान, इसका फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 पे पावर 2 5 पे पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए अगर 3 7 से कटता है तो इसको काट के खत्म कर देते हैं हम लोग ना। तो ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 अभी 3 से ये कट जाएगा, 3 चौक के 12 0। ऊपर आ गया 47 अपान 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 5। जब इस तरह का आ जाता है, अब देखिए नीचे क्या है, बस केवल 2 और 5 है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। बोला अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, तो कारण लिख देंगे क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है। इस तरह से हम लोग इस वाले पार्ट को चेक कर लिए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है, 129 अपान 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड में हमको 2 5 के बाद 7 भी दिख रहा है, और जब 7 दिखेगा तो इसका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के हर का गुणनखंड 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा ये, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को जब संख्या दी रहेगी तो बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं कि इसका प्रसार शांत होगा कि अशांत, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने। चलिए अब एक क्वेश्चन है, लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, लघु उत्तरी प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है संख्या 0.66666 डॉट 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 को P बाई Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। को P बाई Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है 2020 में, ये 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 9th का है ना, तो कुछ इसके पोर्शन 10th में भी है। ये सवाल 9th का है लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आया है 10th में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखिए ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है ना। ये नंबर जो है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको मान लेता हूं, माना x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 पे बार। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। एक चीज बार लगाना मतलब क्या हुआ, ये रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद 666 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 6 जो नंबर रिपीट हो उसी पे बार लगा देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कितने डिजिट पे बार लगा है। तो बार लगा है एक डिजिट पे, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर जब 10 से गुणा करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो इधर करेंगे तो आएगा 10x और इधर करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो बनेगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक डिजिट पे बार लगा था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर वही 2 डिजिट पे मल्टीप्लाई लगता तो 100 से मल्टीप्लाई करते ना, 2 डिजिट बार रखता तो। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एक्चुअली करते क्या है कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट इसमें है तो ये पॉइंट के बाद सेम डिजिट लाते हैं ना। अब इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देते हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या 10x में से x घटेगा तो कितना आएगा 9x। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 6.0। कितना आ जाएगा 6.0। अब यहां से हम x बराबर लिख देंगे 6/9 और इसको थोड़ा कटा दीजिए, 3 से कट जाएगा 2/3। तो x बराबर क्या आ गया 2/3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 0.6666 डॉट डॉट को क्या लिख देंगे हम लोग 2/3। ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए, इसको हम P/Q के रूप में लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रूफ करने वाले जो सवाल होते हैं उस पर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करने। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। इस चैप्टर में बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर साल आते हैं।
चलिए देखिए कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा। देखिए इसको पूरा कर है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे, मतलब विरोधाभास का नियम। उसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसके ये बोला कि इसको अपरिमेय संख्या प्रूफ करिए। हम इसको मान लेंगे कि अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या मान लेंगे, अगर परिमेय संख्या कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये भी क्वेश्चन आया है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने कब आया है, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम बोला कि अपरिमेय संख्या है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लेंगे ना। तो क्या करेंगे, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के टर्म में लिख सकते हैं। तो पढ़े हम लोग, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जब इसको P/Q के रूप में लिखा सकते हैं जहां Q ≠ 0, Q 0 नहीं है ना। देखिए हमने क्या किया कि इसको मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अतः 5 + √3 = P/Q, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब मैं इस 5 को इधर भेजूं, इधर बचेगा √3 = P/Q - 5, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक चीज, P/Q ये परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन इधर क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं ना। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि 5 और P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, इसलिए P/Q - 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इतना क्लियर है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ध्यान दीजिए, ये जब परिमेय संख्या होगी जिससे बराबर भी होगा, जो बराबर में दिया वो भी क्या होगी, वो भी परिमेय संख्या होगी, वो भी क्या होगी, तो परिमेय संख्या। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा कि √3, अब इससे क्या मिला हमको कि √3 बराबर परिमेय संख्या, √3 बराबर परिमेय संख्या, सही बात है। अब जब ये परिमेय हो गया तो क्या हो गया, √3 बराबर परिमेय संख्या। अब √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चूंकि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः
करड़ी में 3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो जब परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्या लिखेंगे हम लोग, अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है कि दी गई संख्या परिमेय है, कि दी गई संख्या परिमेय है। हम लोग इसको मान के चले थे कि ये क्या है, परिमेय है, लेकिन हमको बाद में क्या मालूम चला कि यहां से ये मान चला कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो करड़ी में 3 नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना असत्य है कि दी गई संख्या परिमेय है। अब हम लोग इसको परिमेय मान लेते हैं, वो गलत मान लेते ना, तब जब परिमेय नहीं होगी तो क्या होगा, ये अपरिमेय। तो लिखेंगे अतः देयरफॉर 5 प्लस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो प्रूफ करेंगे ना। लेकिन ये सब इसमें स्टेटमेंट लिखा जाता है, स्टेटमेंट हमारा नीचे वाला सही होना चाहिए। इस तरह के इसी पे एग्जामिनर का ज्यादा नजर रहता है कि आप कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर साल आता है उसको करते हैं। तो चलिए इसको इरेज किया जाए। अब एक सवाल है, सिद्ध करो कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कई साल आया है, जैसे 2019 में आया है, फिर 2023 में आया है, फिर 24 में आया। इस तरह से कई साल आया हुआ क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एक करड़ी में 2 को परिमेय अपरिमेय संख्या प्रूफ करना, एक करड़ी में 3 को और एक करड़ी में 5 को ना। तो चलिए इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें इसको भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर इसको P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, फिर P अपान Q के बराबर करेंगे, फिर दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे, फिर वहां से इसको दिखाएंगे कि इसके और कोई भाज्य है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 2 को क्या मान लेंगे हम लोग, एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है ना। अब इसको हम लोग जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q, जहां P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है, सअभाज्य। जहां P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, और Q जो है Q नॉट इक्वल टू 0। ये करड़ी में 2 बराबर, मैंने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग लिख सकते हैं P अपान Q के टर्म में। लिख दिए करड़ी में 2 बराबर P अपान Q, जहां P और Q क्या है, सअभाज्य। सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF केवल एक ही होता है, इसका HCF क्या होता है, केवल एक होता है।
तो अब P और Q सहभाज्य, मतलब P और Q का HCF क्या है, 1 है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए इधर वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 2 बराबर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर, आ जाएगा इससे P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इससे हमको क्या मिला हमको, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि जो P स्क्वायर है 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। चूंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है, मतलब क्या है कि P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो P भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफॉर P 2 से भाज्य होगा। जब P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो P 2 से भाज्य होगा, P भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, P क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। इसको हम लोग कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या कर लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए, यहां से क्या हुआ था, जब दोनों पक्ष का वर्ग किए थे तो हो गया 2, इधर P स्क्वायर पर Q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इससे क्या मान चलता है कि जो P स्क्वायर है 2 से भाज्य है, ये 2 इधर आया भाज्य करते थे, रेशनल है, तो जब P स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो P भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है ना, तो इसको हम मान लें कि P 2 से भाज्य होगा, तो आप P को एक तीसरा नंबर मानते हैं हम लोग, माना P इक्वल टू, माना P इक्वल टू 2R। मैंने P को क्या मान लिया कि वो अब 2 का भाज्य है, 2 से भाज्य है, तो 2 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब क्या होगा, P होगा। तो P बराबर 2R किसी धनात्मक पूर्णांक R के लिए, मान लिया किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक R के लिए मैंने P को मान लिया क्या कि वो 2R के बराबर है। तो अब यही वैल्यू मैं अगर यहां रखूं तो क्या बनेगा, ये अब ये बनेगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू, तो अभी देखिए यहां मैं P की वैल्यू 2R स्क्वायर रखूंगा जब यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू, P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4R स्क्वायर। अब यही वैल्यू मैं अगर यहां रखूं, P स्क्वायर की वैल्यू मैं 4R स्क्वायर रखूं तो क्या आएगा, ये 2, देयरफॉर 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यहां से हम लोग P को भाज्य किए थे 2 से, अब यहां पे हम लोग Q को भाज्य करेंगे ना, तो देखिए यहां से क्या होगा, 2 से ये कट जाएगा, ये तो होगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। क्या आ जाएगा, ये Q स्क्वायर इक्वल टू 2R स्क्वायर। अब लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए Q भी 2 से भाज्य होगा। ये भी भाज्य हो जाएगा। इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसका आगे वाला पोर्शन में इधर करता हूं। ठीक है, अब जब दोनों देखिए यहां पे क्या है, हम लोग P और Q को को प्राइम माने थे, सहभाज्य संख्या, तो इसका मतलब उसका एक गुणनखंड केवल होगा 1, HCF क्या होगा उसका 1। लेकिन यहां मान चला कि P 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और Q भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब 2 भी तो एक उसका गुणनखंड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, HCF हो जाएगा ये भी। तो यहां से हम लोग क्या मान चला, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q 2 से भाज्य है, P तथा Q 2 से भाज्य है।
P तथा Q 2 से भाज्य है। यह कथन प्रारंभ में यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य की P और Q सअभाज्य है का विरोधी है। P और Q सअभाज्य है कि विरोधी है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। इसलिए करड़ी में 2 एक क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। हमसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 2 को हम लोग क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो करड़ी में 2 को हम लोग P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य संख्याएं हैं, Q नॉट इक्वल टू 0। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आएगा 2 इक्वल टू P स्क्वायर अपन Q स्क्वायर। यहां से हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो P भी 2 से भाज्य होगा। ये तो थ्योरम है, प्रमेय है। माना P बराबर 2R, मैंने मान लिया P क्या है? 2R के बराबर है, जहां R क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4R स्क्वायर। यही P स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देंगे, तो 2Q स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा Q स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? Q स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो Q भी 2 से भाज्य होगा। अब एक समीकरण 1 और 2 से हमको क्या समझ में आ रहा है? समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q 2 से भाज्य है। यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य कि P और Q सअभाज्य, हम शुरू में क्या माने थे? उसको सअभाज्य है, उसका ये विरोधी हो गया। सअभाज्य मतलब कि केवल उसका एचसीएफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 से भाज्य हो रहा है, तो एचसीएफ 2 हो गया इसका। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे जो हम लोग माने थे वो क्या है? गलत है। तो इस तरह से करड़ी में 2 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरह से करड़ी में 3 को प्रूव करेंगे, करड़ी में 5 को प्रूव करेंगे ना। तो चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो 2024 में आया हुआ है। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? देखिए यहां भी जब भी जो भी अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए उसको हम लोग उल्टा मान के चलेगा ना। इसको भी हम लोग मान लेंगे। चलिए इसको प्रूव करते हैं। माना 2 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे उसको हम लोग?
यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 कर्णी में 3 बराबर A अपान B, जहां A और B सअभाज्य संख्याएं हैं। कैसे संख्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं और B नॉट इक्वल टू 0। B क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कर्णी में 3 बराबर A अपान 2B। इस 2 को मैं इधर लेके आ सकता हूं, तो क्या बन जाएगा? A अपान 2B। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्णी में 3 तो एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी में 3, अब देखिए ये तो परिमेय संख्या हो गई। A अपान B परिमेय है, तो A अपान B 2 का डिवाइड को तभी क्या होगा? तो इससे क्या आया कि ये आ गया परिमेय संख्या। ये क्या आ गया? यहां से परिमेय संख्या आ गया। तो जब परिमेय संख्या आ गया तो चूंकि या लिख देंगे चूंकि A अपान 2B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना? A अपान B क्या है? A अपान 2B क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या है। कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है, ठीक है ना? तो जब परिकल्पना गलत हो गई तो कर्णी में 3 क्या हो जाएगा? ये अब अपरिमेय संख्या लिखे। देयरफॉर अतः 2 कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से प्रूफ करेंगे, हमेशा उसको परिमेय संख्या मान लेना। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें बहुपद पॉलिनोमियल के करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।